आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने 2 रोज कबल नेवल एकेडमी कराची में 26वें शॉर्ट कोर्स कमीशन पासिंग आउट परेड में खिताब करते हुए कहा कि मईशत और दहशत गर्दी के चैलेंजेस से निपटने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स में कौमी इत्तफाक राय की जरूरत है ताकि मईशत और दहशत गर्दी के चैलेंजेस का मुकाबला किया जाए। दूसरी जानिब इससे 1 रोज कबल कौमी सलामती कमेटी ने दहशतगर्दों को पाकिस्तान का दुश्मन करार देते हुए कहा था कि पाकिस्तान को ललकारने वालों को पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा और पाकिस्तान की कौमी मफादात पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। इस इजलास में भी मुल्क की तमाम बड़ी क़यादत शरीक हुई। ये इजलास आज भी जारी रहा जिसमें मुल्क की सिक्योरिटी से मुताल्लिक अहम फैसले किए गए और हम दुश्मनों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों पर इत्तफाक किया है। और ज़राए के मुताबिक आज इजलास में मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्विस अफराद से कोई रियायत ना बरतने पर भी इत्तफाक हुआ है। इस इजलास के बाद वज़ीर आज़म ने काबीना का इजलास भी तलब कर लिया है जिसमें वफाकी काबीना को कौमी सलामती कमेटी में होने वाले फैसलों से आगाह किया जाएगा। मुल्क की सियासी सूरत हाल के साथ अमन व अमान की सूरत हाल भी ज़ेर गौर है। एक तरफ तहरीक इंसाफ को छोड़कर पूरे मुल्क की क़यादत सियासी और माशी और मुल्क के अमन की खातिर एक पेज पर आ चुकी है। दूसरी जानिब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान अपनी ज़िद, हटदर्मी और उसूल इक़्तिदार की ख्वाहिश में मुल्क का दाव पर लगाने पर तुले हुए हैं। पाकिस्तान में तवील मुद्दत के लिए कायम की जाने वाली टेक्नोक्रेट्स की मुमकिन अबूरी हुकूमत पर बहस व मुबाहिसा जारी है। इस मामले पर बढ़ते हुए शोर गुल से लगता है कि सियासत की दाल में ज़रूर कुछ काला है, लेकिन इसमें मसला यह है कि सिर्फ मार्शल लॉ के जरिए इस तजवीज़ को अमली जावा पहनाया जा सकता है। इसकी आइन और कानून में कोई ऐसी गुंजाइश मौजूद नहीं। मुल्क भर में एक तासुर बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान में जो माशी भंवर है और माशी भंवर में फंसा हुआ मुल्क है, इससे निकलने का वाहिद रास्ता यही है कि मुल्क की बागडोर पढ़े लिखे और मुख्तलिफ शोबाजात के माहिरीन के सपुर्द कर दी जाए। इसलिए जब भी जमहूरियत की बिसात लपेटने की बात की जाती है, टेक्नोक्रेट हुकूमत के हक में दलाइल और इसके लिए राह हमवार होती नजर आना शुरू हो जाती है। दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि सारे टेक्नोक्रेट्स मैदान में आ गए हैं। इस सारी बहस की शुरुआत शब्बर जैदी साहब के एक टीवी इंटरव्यू से हुई जिसमें उन्होंने एक मुलाकात का हवाला दिया जिसमें टेक्नोक्रेट बनाने के हवाले से तजवीज़ दी कि इस सारे मसले का हल टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट और मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है। जिस मुलाकात की बात होती है, इस मुबैना मुलाकात में 3 उम्मीदवारों से इंटरव्यूज़ किए गए। मुबैना तौर पर शहर इक़्तिदार में अफवाहें जो है वो गर्दिश करने लगी कि हुकूमत माशी एमरजेंसी नाफिज करके इंतखाबात मौखर कर देगी। इसी की आड़ में मार्च अप्रैल के दौरान हुकूमत की छुट्टी और मुल्क टेक्नोक्रेट्स के हवाले कर दिया जाएगा जो 2-2.5 माह के दौरान माशी इस्लाहात करके इक्तसादी बदहाली को खुशहाली में बदल देंगे। इस दौरान सियासी इस्तेहकाम लाया जाएगा जिसके बाद आम इंतखाबात होंगे और इक़्तिदार मुंतखब नुमाइंदों को मुंतकिल कर दिया जाएगा। पाकिस्तान की तारीख में टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत का आइडिया बहुत पुराना है। जब भी हुकूमत वक्त नाकाम होती है और माशी और सियासी बहरान बढ़ता है तो टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत की आवाज़ें सुनाई देती रहती हैं। टेक्नोक्रेट हुकूमत में सियासतदानों की बजाय उन लोगों को रखा जाता है जो अपने शोबे के माहिर होते हैं और बाकायदा तौर पर इंतखाबात लड़कर नहीं आते। ये पैराशूटर्स होते हैं। मिसाल के तौर पर इस निज़ाम में वज़ीर ख़जाना ऐसे शख्स को बनाया जा सकता है जो माहिर माशियात हो। दूसरी जानिब ऐसे निज़ाम को लाने की ज़रूरत उस वक्त पेश आती है जब या तो किसी मुल्क में पार्लियामान से भरोसा उठ गया हो या फिर आम इंतखाबात कराने में वक्त दरकार हो। अब पाकिस्तान की अगर सियासी तारीख पर निगाह डाली जाए तो 1955 में सैयद अमजद अली उनको अमेरिका से लाकर वज़ीर ख़जाना बनाया गया। 1958 में आलमी बैंक के एक मुलाजिम मोहम्मद शुएब को पाकिस्तान का वज़ीर ख़जाना बना दिया गया। जल ज़ियाउल हक ने 1977 में मार्शल लॉ लगाया तो एक साबिक ब्यूरोक्रेट ग़ुलाम इसहाक़ खान को वज़ीर ख़जाना बना दिया गया। सरताज अजीज़ भी जनरल ज़ियाउल हक के दौर में दरियाफ्त हुए थे और बाद में वो वज़ारत ख़जाना पर बराजमान हो गए। अयूब खान का दौर भी इन्हीं टेक्नोक्रेट से भरा पड़ा था और 1993 में मोइन कुरैशी को अमेरिका से लाकर वज़ारत उज़्मा पर बैठा दिया गया। फिर शौकत अजीज़ का दौर किसको याद नहीं है। फिर हाल ही में हफीज़ शेख, रज़ा बाकिर, ऐसी दर्जनों मिसालें हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक पर में ऐसे लोगों को बुलाया जाता है, उन्हें गवर्नर स्टेट बैंक का लगा दिया जाता है या फिर वज़ारत ख़जाना सौंप दी जाती है और ये वो लोग होते हैं जो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। ये मुल्क को फिर IMF के दर पर लेके जाते हैं, मुल्क को फिर वर्ल्ड बैंक में लेकर जाते हैं और फिर हम इसी विशिष्ट सर्कल के अंदर फंसे रहते हैं। हम इसी दायरे के अंदर घूमते फिरते वापस आकर उसी जगह पर खड़े हो जाते हैं जहाँ से अपना वक्त जो सफ़र शुरू करते हैं। क्या एक बार वाकई IMF ही आखिरी ऑप्शन है? क्या IMF को के पास जाए बगैर हमारे पास कोई चारा नहीं है? क्या वाकई मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया? ऐसे बहुत सारे सवालात हैं और इन सवालात का जवाब देने के लिए इस वक्त सीनियर माशी इक़्तिसादी और माहिर उमूर हमारे पास मौजूद है। डॉक्टर शाहिदा वज़ारत साहिबा जो इस सारे मामले के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखती हैं और बहुत सारे इन्होंने आर्टिकल्स भी लिखे हैं इस मामले पर। डॉक्टर साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, मुल्क को माशी गिरदाब से निकालने का वाहिद हल, वाहिद रास्ता या कहिए लास्ट लैंडिंग रिजॉर्ट IMF को बताया जा रहा है कि अगर IMF के पास नहीं जाएंगे तो फिर मुल्क का मुस्तकबिल बड़ा तारीख है, मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, दिवालिया हो जाएगा। क्या वाकई इस माशी गिरदाब से निकलने का वाहिद रास्ता IMF है? देखिए, ये जब भी पाकिस्तान को एक दोबारा किसी दलदल में फंसाना होता है
तो यही कहा जाता है कि आईएमएफ के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। मैं इसको बहुत करीब से मुताला कर रही हूँ, और जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है मैं भी अपनी तरह से कोशिश करती हूँ, मैं आर्टिकल्स लिखती हूँ और के बताती हूँ उनको कि वाई आईएमएफ इज़ नॉट एन ऑप्शन। मगर आप देखिए कि एक इस मुल्क में एक मखसूस लॉबी है, वो पहले तो कोशिश करती है कि और लोगों को आगे लाती है, और वो आके कहते हैं कि आईएमएफ के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मगर फिर जब वो बहुत मजबूर हो जाते हैं तो दर्जे मजबूरन वो खुद भी आ जाते हैं मैदान में और कहते हैं कि आईएमएफ के खिलाफ कोई, आईएमएफ के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। असल मसला ये है कि आईएमएफ जो है वो इस मुल्क की और सारी डेवलपिंग कंट्रीज की जो मसाइल हैं आजकल, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, उन सब की जड़ आईएमएफ से बोरिंग है। तो IMF is not the only option. IMF is not an option at all. In fact, IMF ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि जो लोग इस मुल्क के फैसले कर रहे हैं वो दौलतमंद लोग हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप देखिए उनका लाइफस्टाइल्स, अभी भी कहते हैं IMF के पास जाना है मगर आप उनके लाइफस्टाइल्स देखिए, कितनी बड़ी बड़ी काबीनाएं बना के बैठे हुए हैं। बाहर जाते हैं जब मुल्क से बाहर किसी दौरे पे, तो 60-70 लोगों का अंटोराज लेके चले जाते हैं। आप इनके लाइफस्टाइल्स देखिए, जिस तरह ये रहते हैं, रहना सहना है, जी तो जी। बहुत इनकी याशियां हैं। और ये जो IMF के पास जाते हैं उससे इस मुल्क के मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और गरीब तबका पिस जाता है, मगर उनको परवाह नहीं है। वो यही हमेशा लेके जाते हैं। और आप देखिए कि 90 की दहाई में भी यही हुआ, अब भी यही हो रहा है कि बड़े पैमाने पे सनतें बंद हो रही हैं। और पिछली दफ़ा भी वो इतना रीलोकेट कर गई, बांग्लादेश चली गई बहुत सी हमारी सनतें, और अभी भी IMF से जो ये जा रहे हैं तो बहुत बदहाली आ रही। और आप देखिए कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, क्योंकि IMF का जो एक फेवरेट प्रिस्क्रिप्शन है वो डीवैल्यूएशन है। वो पिछले 30 सालों से हम IMF के पास जा रहे हैं, और IMF हमेशा सबसे पहले आपसे कहती है कि आप अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, और इस एक्सपोर्ट्स बढ़ाने का तरीका यह है कि आप करेंसी को डीवैल्यू करें। और हमने पिछले 3 दहाइयों से हम ये किए जा रहे हैं। हमारी एक्सपोर्ट्स तो नहीं बढ़ सकी, इंपोर्ट्स अलबत्ता महंगी हो गई। देखिए इस वक्त हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, डिप्लीटिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और उसके लिए बताया गया जा रहा है कि जब तक IMF ओके नहीं करेगा तब तक हमारे दोस्त ममालिक भी हमें पैसे नहीं देंगे। चीन से पैसे नहीं आएंगे, सऊदी अरेबिया से पैसे नहीं आएंगे, कोई भी दोस्त मुल्क पैसे देने के लिए, या जो इंटरनेशनल क्रेडिटर्स हैं वो पैसे देने के लिए आमादा नहीं होंगे। तो फिर क्या होगा? अगर IMF नहीं जाएंगे तो मुतबादिल रास्ता क्या हो सकता है? देखिए हम लोग हमेशा, हमारी साइकी ये हो गई है कि हम यही सोचते हैं कि फिर हम कहाँ से मांगेंगे। हमें मांगने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास बहुत कुदरती वसाइल हैं। आप देखिए कि पाकिस्तान में हमारी आदत पड़ी हुई है कि हम अपने कुदरती वसाइल और हम अपनी तमाम स्ट्रेटेजिक एसेट्स, वो सब हम दोस्तों को और दुश्मनों को सबको फ्री में मुहैया कर देते हैं। और ये सब फ्री में दे के फिर हम निकलते प्याला लेके, भीख का प्याला लेके। हमें ज़रूरत नहीं है कि हमें और दोस्त कोई नहीं देगा, हमें ज़रूरत भी नहीं है मांगने की। हमारे पास अपने कुदरती वसाइल बहुत हैं।